मैं मोहित कुमार लाल, सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, आज आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के विषय में बताऊंगा। यह अध्याय सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए उपयोगी है। इसके अतिरिक्त समान ज्ञान के लिए भी यह एक उपयोगी विषय है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक भारत पर शासन किया। वह खिलजी वंश का ही नहीं वरन सल्तनत काल का एक महानतम शासक था। वह अपने विजय अभियान के लिए प्रसिद्ध है। वह शक्ति को राजत्व का मूल आधार मानता था। इस हेतु उसने एक विशाल सेना निर्मित की। वह अमीरों और इक़्तिदारों पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। उसने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित अख्ता प्रणाली समाप्त कर दी और शाही सेना का निर्माण किया। उसकी सेना में 4,70,000 सिपाही थे। उसने नगद वेतन देने की परंपरा प्रारंभ की। एक अस्पा सिपाहियों को 234 टंका वार्षिक और 2 अस्पा सिपाहियों को 312 टंका वार्षिक वेतन दिया जाता था। इस प्रकार यह वेतन बहुत ही कम था, चूँकि इसी वेतन से उन्हें अपने घोड़े के लिए भी चारा का प्रबंध करना पड़ता था, अपने अस्त्र शस्त्र को तैयार रखना पड़ता था। अतः अपने सैनिकों को राहत देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की व्यवस्था के विषय में सोचा। यह बाजार नियंत्रण केवल दिल्ली में था या पूरे देश में, इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। के.एस. लाल का मत है कि यह व्यवस्था केवल दिल्ली में थी, किंतु गॉर्डन ब्राउनिंग और अन्य इतिहासकार बीपी सक्सेना जैसे लोग यह मानते हैं कि चूंकि सैनिक पूरे देश से आते थे, यह व्यवस्था पूरे साम्राज्य में लागू थी। किंतु इस विषय में हमारी जानकारी सीमित है। वस्तुतः अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। कुछ इतिहासकार इसे एक काल्पनिक योजना भी मानते हैं, किंतु अधिकांश इतिहासकार इसे सही मानते हैं, क्योंकि बर्नी को इतनी आर्थिक बुद्धि नहीं थी कि वह एक काल्पनिक आर्थिक व्यवस्था का निर्माण कर सके। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बाजार नियंत्रण हेतु एक विभाग बनाया जिसे दीवान-ए रियासत कहा जाता है। उसने बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जिसे साहने मंडी कहा जाता है। उसने समस्त बाजार को 4 भाग में बांट दिया: अनाज का बाजार, कपड़े का बाजार, घोड़ों का बाजार और गुलामों का बाजार। सभी बाजारों के लिए अलग अलग साहने मंडी की नियुक्ति की गई। सभी वस्तुओं के दाम निश्चित कर दिए गए। इनमें अनाजों का दाम भी निश्चित था, यहाँ तक कि घुड़सवारों का दाम भी निश्चित था। यहाँ गुलामों का मूल्य भी निश्चित कर दिया गया था। बाजार नियंत्रण की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि उसने व्यापारियों को बाध्य किया कि वे निश्चित दरों पर सामान लाकर दिल्ली में बेचें। यदि अनाज की कमी हो जाती थी तो गोदामों से अनाज दिया जाता था। इसके अतिरिक्त उसने अनाज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दबाव में कर की दर 50% कर दी और यह भी बाध्य किया किसानों को कि वे नगद के स्थान पर वस्तु के रूप में कर चुकाएं। यह मूल व्यवस्था बहुत ही सख्ती से लागू की गई। वह पैसा देकर अपने छोटे छोटे बच्चों को, जो सरकारी अधिकारी या जासूस के रूप में कार्य करते थे, बाजार भेजता था। यदि निश्चित मूल्य से अधिक दाम पर कोई व्यापारी सामान देता या तौल में बेईमानी करता तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती थी। इसके भय से बाजार बिल्कुल ही नियंत्रित हो गया। इसमें अनाज के बाजार में 5 जित्तल 4 जित्तल में सारी वस्तुओं का कीमत तय किया गया था। दूसरा बाजार कपड़ों का था जिसे शेरे अदल कहते थे। इसमें वस्तुएं, कपड़े बेची जाती थी, उसकी भी
दाम निश्चित थे। घुड़सवारों घोड़े को बाजार में यूरोपीय अरब घोड़े के दलाल बहुत ही ऊंची दामों पर बेचते थे, उन्हें भी नियंत्रित किया गया। टट्टू से लेकर घोड़े तक का दाम निश्चित किया गया। इसी प्रकार गुलामों के बाजार में भी हर प्रकार के गुलाम के अलग अलग कीमत निश्चित की गई थी और इसे कड़ाई से लागू किया गया था। बाजार नियंत्रण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह नहीं है कि कीमत कम थी, बल्कि यह है कि कीमत निश्चित थी, माप तौल निश्चित थे और कोई भी व्यक्ति साहने मंडी का उल्लंघन नहीं कर सकता था। अलाउद्दीन व्यक्तिगत रूप से बाजार नियंत्रण का प्रबंधन देखता था। इस प्रकार अलाउद्दीन ने 20 वर्षों तक पूरे साम्राज्य में बाजार नियंत्रण को लागू किया। व्यापारियों को भी उसने दिल्ली आने के लिए बाध्य किया। इसका एक और उद्देश्य यह भी था कि वह उन अमीरों पर भी नज़र रखना चाहता था जो महंगे घोड़े, महंगे गुलाम अथवा ज़्यादा कपड़ा खरीदते थे। इससे उसका विचार था कि अधिक पैसा होने से अमीर विद्रोह करते हैं, अतः अमीरों पर नियंत्रण रखने के लिए भी बाजार नियंत्रण का उपयोग किया गया। उन अमीरों पर नज़र रखी गई जो अधिक खरीदारी करते थे या विलासिता वस्तुओं की खरीदारी करते थे। किंतु यह व्यवस्था चूँकि शक्ति पर आधारित थी, इसलिए अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही यह व्यवस्था समाप्त हो गई। किंतु उसका यह प्रयास मध्यकाल के लिए एक सराहनीय कदम था